हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये 16 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, आज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना बिकॉज मेरे पास पेन नहीं है, इस वजह से शायद मैं इंक यूज़ नहीं कर पाऊँगी। बाकी थोड़ी सी कोशिश करूँगी बिकॉज मैं लैपटॉप में वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मेरा जो फ़ोन की चार्जिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से मैं आज लैपटॉप में बना रही हूँ। खैर चलिए, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ इंडिया टू अपोज इमीडिएट स्क्रैपिंग ऑफ फिशिंग सब्सिडी एट द WTO। तो गाइज, ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी है, लाइक इस टाइप में पढ़ी है। पहले क्या था, WTO में ऐसी बात हो रही है कि फ़िशिंग सब्सिडी हटाने के बाद, फ़िशिंग सब्सिडी का मतलब क्या है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है जो फिशरमैन है उनको कुछ सब्सिडी देती है। क्यों सब्सिडी देती है? ताकि वो प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करें या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। फाइन। तो WTO को ऐसा लगता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ है जो फिशिंग सब्सिडी देती है, तो उसकी वजह से क्या है, लोग क्या करते हैं, जो फिशरमैन हैं या तो वो ओवर फिशिंग करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो मैराइन एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं हम पहुंच रहा है। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अभी के जो WTO मेंबर्स हैं वो एक एग्रीमेंट में पहुंच रहे हैं, जिसमें ये हमारा एम यही है कि हमें क्या करना है, जो फिशरी सब्सिडीज, जो हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज है उनको प्रोहिबिट करना है। बिकॉज हम अगर ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो उसकी वजह से क्या होएगा, या फिर जो फार्मर्स होंगे जो फिशिंग में इंडल्ज हैं, या तो वो ओवर फिशिंग करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी फिश का जो स्टॉक है उसको डिप्लीट करेंगे। फाइन। तो WTO का ये कंसर्न है, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि फिशिंग सब्सिडीज़ को हमें क्या करना चाहिए, स्क्रैप करना चाहिए या कम करना चाहिए। और ये जो इनके बारे में जो बातचीत थी वो सबसे पहले 2001 में लॉन्च हुई थी। कहाँ पे? दोहा मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में। फाइन। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्राफ्ट टेक्स्ट क्या किया था, रिलीज किया था, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, ग्लोबली जो अपनी जो डिफरेंट कंट्रीज है जो फिशरीज में सब्सिडीज देती है उसको रिड्यूस करो। मतलब कि एकदम से स्क्रैप तो नहीं करा, तो उन्होंने बोला रिड्यूस करो। और ये बोला कि हम क्या करेंगे, टाइम के हिसाब से कुछ एग्जेम्पशंस देंगे सब्सिडीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। फाइन। तो भाई, अब इतना आपको पता होगा, अगर आपने इकोनॉमी पढ़े या फिर अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक रेगुलर देखें तो आपको पता होगा WTO के अंदर भी क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई भी कंट्री अपने आप को रिकॉग्निशन दे सकती है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। कोई क्राइटेरिया नहीं है WTO के अंदर। ठीक है, WTO खुद कंट्री को बोलते हैं कि आप अपने आप को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फाइन। तो कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है उसको क्या मिलता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। अब आप ये पढ़ो, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, आपको समझ में आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम रिजर्वेशन देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि हम उनको थोड़ा स्पेशली ट्रीट करें, बिकॉज दे आर बैकवर्ड। उसी तरह हम क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फ्लेक्सिबिलिटीज देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज क्या होती है, सपोज करो अगर कोई प्लान है, WTO ने कोई चीज़ अडॉप्ट किया है और बोला है कि इसे आपको 5 साल में इम्प्लीमेंट करना है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ज़्यादा टाइम दे देगा उनको इम्प्लीमेंट करने का। या फिर अगर हमने कोई कमिटमेंट क्या करी है, लाइक रखी है कि हाँ हमें अगर अपने एमिशंस को 10% रिड्यूस करना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को बोल देगा आप 10% नहीं तो 7% रिड्यूस करो। तो ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। फाइन। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड द सेवरल फ्लेक्सिबिलिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज लॉन्गर टाइम पीरियड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स, लोअर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड मेजर्स टू इंक्रीज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। फाइन। तो अभी क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि देखो, जो फिशिंग सब्सिडीज है उसकी वजह से हम ग्लोबल फिश मार्केट का बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन हुआ। अब डेवलप्ड कंट्रीज तो बोलेंगे क्यों, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, उनकी इकोनॉमी में दिक्कत नहीं है। अब उनको एनवायरमेंट की लगे, बिकॉज अब वो एनवायरमेंट को ऑलरेडी उन्होंने हार्म कर चुका है। 2001 से 2010 के बीच में जितना डेवलप्ड कंट्रीज ने हार्म किया ना एनवायरमेंट को, उतना किसी ने नहीं किया। फाइन। तो ये फैक्ट है। लेकिन अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाह रही कि अब हमें एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिशिंग जो सब्सिडीज है उसको रिड्यूस करना चाहिए या फिर स्क्रैप करना चाहिए। बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फिश मार्केट है वहाँ पर डिस्टोर्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, या तो ओवर फिशिंग कर रहे हैं या फिर फिशेस को डिप्लीट कर रहे हैं कैपेसिटी से ओवर। अब इंडिया का कंसर्न है, इंडिया क्यों नहीं चाहता कि फिशिंग सब्सिडी को हटाना चाहिए। देखो, इंडिया का ये एम है, कंसर्न ये कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो अपना राइट है, दैट इज द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को, उसको आप कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अगर सब्सिडीज़ हम नहीं देंगे अपने फार्मर्स को, तो जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, वो उनका भी लाइवलीहुड कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा। इसके अलावा से हमारी जो, आपको पता है हमारा काफ़ी जो नेशन है अपना इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें कई पार्ट्स हैं जो फिश पे बहुत ज़्यादा फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी भी आ जाएगा। इसके अलावा हर एक जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसके खुद सॉवरेन राइट्स होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होंगे। फाइन।
तो यही बोला, सोवरेन राइट्स ऑफ अ कोस्टल स्टेट टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड मैनेज लिविंग रिसोर्सेज विद इन देयर मैरीटाइम जुरिसडिक्शन मस्ट बी प्रिजर्व, ठीक है। और वो WTO डिस्प्यूट के अंडर उसको नहीं आना चाहिए। मतलब कि देखो, अपना कोस्टल एरिया, हमारा समुद्र है, हमारी नदी है, अगर वो हमारी जुरिसडिक्शन के अंडर आएगा तो हम चाहे जो मर्जी करें, वो हमारी मर्जी है, और इसको, इस इशू को WTO तक नहीं लेके जाना चाहिए। फाइन। तो ये एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट होता भी है कि फिशिंग सब्सिडीज को हटाना या क्या करना है, तो उसमें इन्होंने यही बोला कि हमें क्या करना है, डिफरेंट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए कि किस कौन सी कंट्री किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, और उसी हिसाब से हमें इस चीज़ पे एग्रीमेंट करना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इशूज ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, ये हमारी देखो गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या, अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स किस मिनिस्ट्री ने इशू किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फाइन। अब जरा हम ये देखते हैं है क्या। फाइन। तो सबसे पहले क्या, जो ड्रोन रूल्स 2021 आएगा वो उसने रिप्लेस ऑलरेडी कर चुका है जो 2021 के रूल्स है, दैट इज द अनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको रिलीज किया गया था 12 मार्च 2021 में, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, इन रूल्स को रिप्लेस कर दिया जो अभी रिलीज हुए थे, जबकि 12 मार्च 2021 में। मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला था कि हम इन रूल्स को नोटिफाई करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ फ्रेमवर्क किस तरह से हम रेगुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं या फ्रेमवर्क हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम जो कमर्शियल लेवल पे या सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो ड्रोन यूज़ करते हैं उनके यूज़ को हम एनकरेज कर सकें, और जो यूज़ करते हैं उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें, क्या आप डूज क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। फाइन। तो डूज एंड डोंट ये बताने की बात करिए अंडर द ड्रोन रूल्स 2021। फाइन। ड्रोन आपने देखा होगा, अगर आप शादी में भी क्या होता है, ड्रोन यूज़ किया जाता है। फाइन। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या होता है, अनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होते हैं। देखो, कुछ ड्रोन्स होते हैं जो आप इजीली आप कहीं पे भी नहीं उड़ा सकते। फाइन। देखो, इस तरह से 5 तरह से क्लासीफाई होते हैं। नैनो ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन 250 ग्राम से कम होता है, माइक्रो होते हैं जिनका 250 से ग्राम से 2 किलो तक होता है, स्मॉल होते हैं जिनका वजन 2 किलो से 25 किलो, मीडियम होता है 25 किलो से 150 किलो, और लार्ज ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट 150 ग्राम से 150 किलो से ज़्यादा होता है। ड्रोन एक तरह का अनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम है, मतलब कि उसको उड़ाने के लिए आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो विदाउट एनी पायलट ऑन बोर्ड। फाइन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो नए ड्रोन रूल्स लेके आए हैं 2021 का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑपरेशन में लेके आना है, और इजीली वो क्या कर सके। क्योंकि आपको पता है, देखो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे रेड एरियाज, ग्रीन एरियाज, उसमें भी ऐसा होता है कि आप जहाँ पे फ्रीली चला सकते हो, और अगर आप नहीं चला सकते तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। फाइन। तो इसमें हमने ये जो रूल्स लेके आए हैं, तो इसके अंदर ये कि हम क्या करें कि अनमैन्ड एविएशन इंडस्ट्री को कंप्लायंस, मतलब इजी नॉर्म्स हम उनको प्रोवाइड किए, और सिक्योरिटी और सेफ्टी पे हमने इंश्योर करिए। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में, इसमें हमारा फोकस स्पेशली वापस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे आ गया है एसोसिएटेड विद द ड्रोन ऑपरेशन। फीचर्स क्या हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 अप्रूवल्स एप्रोच, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि पहले क्या किया था, अगर आपको ड्रोन यूज़ करना है तो आपको एक यूनिक ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता था, या फिर कोई भी यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस या सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस। तो अब इन सब अप्रूवल्स को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। सेकेंड है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम। मतलब सिंपल बात ये कि अगर आपको कोई परमिशन लेनी है तो उसमें आपको ज़्यादा, आपको पता नहीं इंडिया में कुछ भी परमिशन लेना तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, मिनिमम, मतलब कि आप इजीली आप क्या कर सकते हो, ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसके थ्रू जाके आप क्या कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो विद मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंड मोस्ट परमिशन विल बी सेल्फ जनरेटेड, और जो मोस्टली परमिशन आप खुद सेल्फ जनरेट कर लोगे। फाइन। इसके अलावा अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना है या लाइसेंस इशू कराना है तो उसके लिए कोई भी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन। तो गाइस यही था इस न्यूज़ में। बाकी गाइस ये जो अगर न्यूज़ देखा जाए तो ये मेंस ओरिएंटेड है, हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ड्रोन रूल्स किसने इशू किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्यू से हो सकते हैं, और स्पेशली जो क्लासिफिकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेडिशन लॉ ए सीरियस थ्रेट टू द इंडिविजुअल लिबर्टी से सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्वेश्चन किया कि सेंटर क्यों नहीं सेक्शन 124A को स्क्रैप करा। देखो सेक्शन 124A इंडिया नहीं लेके आया, इंडिया में पहले जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस लॉ को लेके आया था, और इन्होंने इस सेक्शन को रखा था किसके अंडर, इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बोला कि सेंटर इस सेक्शन को क्यों नहीं भाई वो कर रहा हो, क्यों नहीं इसको मतलब कि ख़त्म कर रहा है, स्क्रैप कर रहा है। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अगर आप कुछ भी बोल दोगे, आप
बोलोगे कि मेरी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपने बोल दिया। अब अगर उनको आपसे नफरत हुई तो आपको स्पेशली आपके ऊपर सेडिशन लॉ लगा के आपको क्या कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रैप करने का एम ये है कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिविजुअल लिबर्टी है या फिर जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इससे वायलेट हो रहा है। अभी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अभी सेडिशन लॉ के अंडर जो केसेस हैं वो 160% इंक्रीज हुए 2016 से 2019 के बीच में, स्पेशली अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। फाइन, आपको देखना होगा वर्ल्ड में, अगर हमने पढ़ा भी था कि हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि हमारी प्रेस को फ्रीडम नहीं है। अब इस वजह से क्या, आप बोलते हो कि मोदी 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 मीडिया, फिर वो भी क्या करे भाई, ठीक है। तो क्योंकि 160% केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इस लॉ को हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया है अगेंस्ट द पीपल जिन्होंने सिर्फ अपने ग्रीवेंसेस रखे हैं। मतलब कि कोविड मैनेजमेंट के वक्त हमने काफ़ी लोगों ने गवर्नमेंट को क्या किया है, मतलब कि बोला है बुरा बोला है, लेकिन हमने क्या किया, जानबूझ के इस लॉ को इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करके उन लोगों को अरेस्ट किया। फाइन, तो सेडिशन का मतलब क्या होता है, किसी अगर सेडिशन हम कभी किसी इंसान पे क्यों लगाते हैं, इस सेक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई पर्सन वर्ड्स के थ्रू या फिर कोई भी हेट्रेड फैला रहा है या फिर उसकी हिम्मत कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा डिसएफेक्शन शो कर रहा है, दैट एक्ट इज कॉल्ड एज सेडिशन। फाइन, अगर हम देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ जजमेंट हुई थी 1962 में, तो उसको री एग्जामिन किया और बोला कि हाँ, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमें सेक्शन 124A को रखना चाहिए, लेकिन when the state is itself using a punitive law to impose serious burdens on the free speech, ठीक है। इसके अलावा जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कंसल्टेशन पेपर में ऑन सेडिशन 2018 में ऑब्जर्व किया था कि सेडिशन ऑफेंस को रखना या उस सेक्शन को अभी तक रखना वो जरूरी है टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटीग्रिटी, और ये इसको हम इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए टू कप द फ्री। मतलब कि सिंपल बात है, हमें वही है कि हमें थोड़ा सा जो डिफरेंस समझना चाहिए फ्री स्पीच के बीच में और नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के बीच में। मतलब सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला है 1962 में कि हाँ, इसको रखना इंपॉर्टेंट है, सेडिशन के एक्ट को रखना जरूरी है। इसके अलावा इंडियन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने भी बोला था कि हमें अपना नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ जरूरी है, लेकिन हमें हाँ इस टूल को इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना चाहिए टू कप द फ्री स्पीच। फाइन, अब आप देख सकते हो सेडिशन एक कॉग्निजेबल है, मतलब कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन वॉयलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, किसके अंडर, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। गाइस आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये किसके अंडर है, सेक्शन 124A के अंडर, किसके, IPC के अंडर। फाइन, बिफोर इंडिपेंडेंस जरा हम देख लेते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका। बिफोर इंडिपेंडेंस 1870 में सेक्शन ऑन सेडिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तब ब्रिटिश रूलर्स ने इस लॉ को यूज़ किया था जो फ्रीडम की डिमांड करते थे। फॉर इंस्टेंस बाल गंगाधर तिलक ये पहले इंसान थे जिनके ऊपर इसको सेक्शन को यूज़ किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इंडियन लीडर्स ने एग्री किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से सेडिशन को हटा देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। 1949 में सेडिशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रखा और ये अडॉप्ट किया था जब 26 नवंबर को, ठीक है। हाउएवर हमने इसको एज अ IPC के अंडर रखा, अंडर सेक्शन 124A। फिर 1951 में पहला अमेंडमेंट लाया हम अंडर आर्टिकल 119 क्लोज 1 सब क्लोज A, जिसमें हमने क्या किया कि राइट टू फ्री स्पीच में रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमने क्या किया, ऐड किया। 1974 में सेक्शन 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया, जिसके अंदर पुलिस को पावर दे दी गई कि वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से सेडिशन को हमने क्या किया, इवॉल्व हुआ। फाइन, तो मतलब कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता था, तो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया। प्रेजेंटली 2019 के डाटा शो करते हैं कि जो सेडिशन के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 25% हुए हैं, और अरेस्ट जो बढ़े हैं वो 41% बढ़े हैं ओवर द प्रीवियस ईयर। हाई वो जो 3% केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल में कन्विक्ट होता है, मतलब कि केस आना और स्पेशली उस बंदे पे कि हाँ ये बंदा गिल्टी है, उस लगने में भी क्या है, फर्क होता है। फाइन, तो 3% केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन लागू हुआ है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, कोविड-19 चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पुश्ड बैक बाय द ईयर्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2020। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, जो कि देखो भाई ये हमारी हेल्थ में भी कवर हो सकती है, इवन की सोशल इश्यूज में भी कवर हो सकती है, आइदर अंडर GS2 और GS3। अब ये कोविड की वजह से जो हमारा एम था कि हम बच्चों को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा लैग हो गया और बहुत साल हम पीछे चले गए। अभी क्या WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23 मिलियन बच्चों ने अपनी जो बेसिक वैक्सीन हैं उनको खो दिया, मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज में 2020 के अंदर जिन बच्चों को जो वैक्सीन जिस हिसाब से लगना चाहिए था, तो उसमें से 23 मिलियन बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी बेसिक वैक्सीन को खो दी है, जो कि
2019 में सिर्फ 3.7, मतलब 2019 के कंपेरिजन एक्स्ट्रा कितने 3.7 मिलियन बच्चे। इसके अलावा इंडिया में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला इम्यूनाइजेशन में, मतलब कि कोविड की वजह से बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है जो कि बेसिक मिलना चाहिए था। आप देख सकते हो जो हमारे डिफरेंट वैक्सीन हैं, BCG भी ड्रॉप हुआ है, DTP, मिसल्स की या जापानीज एन्फिलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, सभी के जो वैक्सीन्स हैं बच्चों का कवरेज वो बिगड़ा। 2010 में इतना था तो 2020 में इतना वैक्सीनेशन कवरेज हमारा कम हुआ है। फाइन। इसके अलावा जो यूनिसेफ, WHO और जो ग्लोबल एलियंस ऑन वैक्सीन है, उनके जो पार्टनर्स हैं या फिर जो वैक्सीन एलियंस हैं, वो कुछ एफर्ट सपोर्ट कर रहे हैं जिस कारण हम अपना वापस अपने जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें। अब वो हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेंथन, अगर हम अपना वापस वैक्सीनेशन कैंपेन्स या फिर जो सर्विसेज हैं उसको रिस्टोर कर सकें और जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था उनको दोबारा इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हम अगर हेल्थ वर्कर्स या जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनकी हेल्प करें कि आप कम्युनिकेट करो बच्चों के साथ एक्टिवली और वैक्सीनेशन जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है उनको एक्सप्लेनेशन बताओ कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपको वैक्सीन लगना क्यों जरूरी है। इसके अलावा ये जरूरी है, मानते हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन लगना जरूरी है, उनको डिलीवर करना जरूरी है, लेकिन इसके वजह से हमें चाइल्डहुड वैक्सीनेशन सर्विसेज को हमें पीछे नहीं करना चाहिए। कोविड वैक्सीन करते करते हमें बच्चों की वैक्सीनेशन सर्विसेज को नहीं पीछे छोड़ना है। फाइन। इंडिया के वैक्सीनेशन एफर्ट्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था 1985 में। मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क भी स्टार्ट किया गया, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किस एरिया में वैक्सीन का स्टॉक है, उसको मैनेज करते हैं डिजिटली। फाइन। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जो हम देख लेते हैं क्या था। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उन्होंने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है, जो कि कैंपेन है जिसमें हमें ये है कि ट्राइबल्स के अमंग हम कोविड वैक्सीनेशन को इंक्रीज कर सकें। आपको पता होगा वैक्सीन हेसिस्टेंसी का नाम सुना होगा कि लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कुछ कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो वैक्सीन को नहीं लगवाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई लोग सोचते हैं कि इनफर्टाइल हो जाते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो इसलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सो दैट हम क्या कर सकें, ट्राइबल लोगों के अमंग हम वैक्सीनेशन को प्रमोट कर सकें। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, वेट यस फाइन। तो अभी क्या है, जो ये कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम कैंपेन है, इसके अंदर 3 की हैं जो आपको उनकी इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, इट विल हाईलाइट, सबसे पहला है जीवन लाइफ, दैट इज हम ये अवेयर कर रहे हैं कि हर एक जो लाइफ है वो लाइवलीहुड है वो प्रीशियस है, सो वैक्सीनेशन इज द की टू लाइफ और ये फ्री है। सेकेंड है जीविका लाइवलीहुड, अगर आप वैक्सीनेशन लगवाओगे तभी तो आप अपना लाइवलीहुड को, वन धन को, विकास केंद्र को कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी फियर ऑफ डिजीज। इसके अलावा हमें अवेयरनेस फैलानी, दैट इज अ जागरूकता, जिसके अंदर हमें किस तरह से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, बिकॉज अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, दैट इज वुमेन एंड गर्ल्स 25 ईयर्स आफ्टर द बेजिंग। तो गाइस मैंने आपको 2019 में ये सोशल इश्यूज़ में पढ़ाई थी, बेजिंग प्लेटफॉर्म की न्यूज़ है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, हम प्रोग्रेस देख रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी में क्या प्रोग्रेस है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। 25 साल पहले नियर अबाउट 1995 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बेजिंग में, दैट इज़ द बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तब इसको हमने क्या किया था, हमने इसको डिक्लेरेशन किया था, टेकिंग स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी सिंस द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। फाइन। तो 25 ईयर्स एगो नियर अबाउट 1995 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन के ऊपर। फाइन। 4th कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने एंड में जो रिजल्ट था वो है बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, और एक जनरेशन इक्वलिटी फोरम को स्टार्ट किया गया था मेक्सिको में इन मार्च, सो दैट हम टू कल्मिनेट इन पेरिस इन जुलाई 2021। फाइन। अब हम एक बार देखते हैं जनरेशन इक्वलिटी फोरम है क्या। ये इक्वलिटी नाम से समझ में आ रहा है, ये फोरम इसलिए काम करती है सो दैट जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सके, और इसको UN वुमेन के द्वारा कन्वीन किया जाता है, मतलब कि इसको हेड किया जाता है। इसके अलावा मेक्सिको और फ्रांस की गवर्नमेंट्स के द्वारा भी इसको होस्ट किया जाता है इन पार्टनरशिप विद सम यूथ एंड द सिविल सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, किसका, जनरेशन इक्वलिटी फोरम का, कि हम क्या कर सकें, जेंडर इक्वलिटी में प्रोग्रेस को प्रमोट कर सकें ड्यूरिंग द UN डिकेड ऑफ एक्शन, दैट इज 2020-21। क्योंकि आपको पता है हमारे 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। तो इसी के अंदर एक और
गोल है हमारा, दैट इज अ जेंडर इक्वलिटी, तो उसको हमें क्या करना है, कब पूरा करना है। फाइन, फोकस का हमारा फोरम ने क्या किया है, अभी फोरम ने कुछ बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पावर्टी बढ़ी है, जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बढ़ा है। ये हमने देखा कि कितना कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, जिसकी वजह से जो फीमेल हैं उन्हें हमें इंश्योर कराना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी को, एंड द नीड टू इंश्योर दैट जेंडर इज एट द सेंटर ऑफ द पोस्ट कोविड एजेंडा। और हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, पेंडेमिक के अमंग हमें जेंडर इक्वलिटी में भी फोकस करना चाहिए। इसका प्लान ये है कि हमें अगले 5 सालों में एक मूवमेंट स्टार्ट करना है इन सपोर्ट ऑफ अ ग्लोबल एक्सेलरेशन प्लान फॉर जेंडर, जिसमें हम कुछ एक्शन कोलिशंस लेके आएंगे, जैसे जेंडर बेस्ड जो वायलेशन है उसको हमें, वायलेंस है सॉरी, उसको हमें एड्रेस करना है, इकोनॉमिक जस्टिस हमें प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमेशा देखना है हमारा मैन ज़्यादा ही, क्योंकि हमेशा हमने एक बना रखा है कि मैन ही कमाता है, वुमेन नहीं कमाती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, एशियन कंट्रीज में तो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट है, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, पर कहीं अभी वेस्टर्न कंट्रीज में भी कहीं कहीं प्रेवलेंट है। एक्शन कोलिशंस का मतलब क्या है, मतलब कि हमें एक्शन लेना है, कोलिशन का मतलब क्या है, मिल के लेना है। फाइन, तो ये ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्टिव एक्शन लेंगे, जिसकी सो दैट हम इन सब इश्यूज को प्रिवेंट कर सकें, एड्रेस कर सकें, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकें और रिजल्ट डिलीवर कर सकें। फाइन, बेजिक डिक्लेरेशन बता चुकी हूँ, फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में, तब अडॉप्ट किया गया था 189 कंट्रीज के द्वारा, जिसका काम था वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, सो दैट हम जेंडर इक्वलिटी लेके आ सके। इसमें हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किए थे 12 क्रिटिकल एरियाज में, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन, पॉवर्टी वायलेंस, जिसमें वुमेन सबसे ज़्यादा पीछे है। फाइन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज कुछ अब हमने छोटी छोटी न्यूज़ है। आर्टिकल 342A, एक सेकेंड यार, हाँ, अभी क्या है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में पास हुआ था, उसके अंदर हमने आर्टिकल 342A को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बोला था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गवर्नर से कंसल्ट करके सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी हमने कल भी पढ़ी थी ना कि हमने जो सब कैटेगराइजेशन ओबीसी है उसके टर्म को हमने एक्सटेंड कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट को अब फ्रेम किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर हम एक क्लोज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये बोल देंगे कि जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि ओबीसी किसी भी कोई भी कास्ट ओबीसी के अंडर आएगी या नहीं, उसको नोटिफाई करने की पावर स्टेट लिस्ट में है और वो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। फाइन, तो सिंपल बात ये ही लिखें। इससे पहले मराठा कोटा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 3 रेशो, मतलब कि 5 बेंच जज ने बोला था, जिसमें 3 मेजोरिटी में बोला था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं स्टेट्स की जो पावर है उसको एप्रोप्रिएट कर रहा है। फाइन, मतलब सिंपल बात है, 102 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करके, मतलब कि फिर हमने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट की पावर को लिया है कि गवर्नर से कंसल्ट करके क्या कर सकता है, किसी भी क्लास को सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में ऐड कर सकता है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि हम एक क्लोज ऐड करेंगे जिसमें ये बोलेंगे कि कोई भी कास्ट ओबीसी में आएगी नहीं आएगी, वो सिर्फ स्टेट की पास ही पावर है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टेट की पावर है वो स्टेट के पास रहेगी। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, अगेन ये पॉलिटिकल रहेगा। लोकसभा के जो सेक्रेटरीट हैं उन्होंने क्या किया है, 3 मेंबर्स के को नोटिस इशू किया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसका एम था जो पॉलिटिकल डेफिकेशन, मतलब कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा देते हैं, इन सबको हम क्या कर सके, ख़त्म कर सके। अब कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी को हम डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हैं, अंडर दिस। ठीक है, अगर तो मेंबर अपने आप उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे, सपोज करो वो बीजेपी के साइड से जीत के एमपी बन गए, लेकिन उसने जब एमपी बनने के बाद उसने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पर चला गया। ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, इसके अंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वही बात है, अगर आप बीजेपी के पास हो और बीजेपी ने बोला कि आपको वोट करने उनके साथ, तो आपको वही वोट करना है। अगर आपने उनके विप के अगेंस्ट कर दिया तो भी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ अ लेजिस्लेचर वोट्स इन द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी एंड हिज एक्शन इज नॉट कंडोन्ड बाय हिज पार्टी। एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन ये कि अगर 2 पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो गया और अगर 2/3 ऑफ मेंबर्स पार्टी के एग्री हो जाते हैं और उसके बाद अगर कोई इधर उधर होता है तो आपके ऊपर ये लॉ इशू नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो गाइस अभी के वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ओकेजन पे इंडिया के पीएम ने एम्फेसिस किया कि हमें न्यू जनरेशन
में स्किल्स को डेवलप करना, और यही एक नेशनल नीड है इस वक्त की, और आत्मनिर्भर भारत की भी फाउंडेशन है। इसके अंडर गवर्नमेंट ने फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम दैट इज द पीएम कौशल विकास योजना, जिसके अंदर अभी 1.25 करोड़ यूथ से भी ज़्यादा ट्रेन किए जा रहे हैं। इसके थ्रू हम स्किल इंडिया मिशन पे भी एम्फेसिस किए जा रहे हैं, स्पेशली वीकर सेक्शन जैसे ओबीसी, वुमेन या शेड्यूल कास्ट लोगों पे हम इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को स्किल करते रहे, रीस्किल और अपस्किल करते रहे। फाइन। नेक्स्ट है एनिमल्स इन द न्यूज़ दैट इज अ गिको एंड एरिक्स। गिको इनको हम स्मॉल लिजर्ड भी बोलते हैं, जो बिलोंग करते हैं रेप्टिलिया क्लास से। एरिक्स एक रेयर नॉन पोइजनस स्नोक है, तो आपको पता होना चाहिए गिको है कि लिजर्ड है, एरिक्स के स्नोक है, और ये भी रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करता है। विद कॉमन सैंड बोर एंड बोज पे ये कुछ इसकी स्पीसीज हैं। अभी क्या है, इनको लिस्ट किया गया शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो शेड्यूल 1 के अलावा कोई और अगर कोई शेड्यूल 4 में है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इन स्पीसीज को शेड्यूल 4 में ऐड किया है तो इसका मतलब क्या है, इनलीगल जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी कॉमन है, बिकॉज इन स्पीसीज की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, या तो मेडिसिनल पर्पसेस, कॉस्मेटिक या फिर अदर पर्पसेस की वजह से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द कन्वेंशन दैट इज द सेंटर रुद्राक्ष। अभी का 2015 में इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था दैट इज द सिस्टर सिटी कोऑपरेशन, जिसके अंदर ये बोला था क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप, मतलब कि जापान का क्योटो और इंडिया का वाराणसी पार्टनरशिप को पार्टनर था। इसके अंदर 5 एरियाज को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें ये बोला था, जिसमें जापान एक्सपर्ट था और वो इंडिया की हेल्प करता है कि वाराणसी जो हमारी होली सिटी है, तीर्थ स्थान है, उसको रिवाइव करने में। फाइन। कोप अहमदा भी सिस्टर सिटीज मानी गई हैं। रिसेंटली क्या इंडिया के जो पीएम है उन्होंने कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी में इनोग्रेट किया है, जो कि वन ऑफ द 5 सेंटर्स है पार्टनरशिप का। ये सेंटर एक कल्चरल हब होगा और मीडियम होगा टू यूनाइट द डिफरेंट। फाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। अभी ये जो ऐप है वो किससे डेवलप की गई है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर। ये प्रोजेक्ट पहला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, इन तीनों को यूज़ करके लोगों की ग्रीवेंस को एड्रेस करेंगे, उनके जो दुख दर्द है उनको हम एड्रेस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कंप्लेंट का क्या कंटेंट है पूरा समझेगा, आपकी क्या कंप्लेंट है, क्या आपकी पूरा कंटेंट है, जैसे आपके किसी पिक्चर का होता है वो पूरा समझेगा, और आइडेंटिफाई करेगा रिपीटेड वंस और स्पैम्स ऑटोमेटिक। अगर आपने कोई लाइन को 20 बार बोला तो अपने आप आइडेंटिफाई करेगा और उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। इसके लिए वो डिफरेंट कैटेगरीज की जो कंप्लेंट है अपने आप उनको कैटेगराइज कर देगा। फाइन। इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल एनालिसिस। सिग्निफिकेंस की ऑफकोर्स अगेन ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करेगा, टाइम सेव करेगा और ट्रांसपेरेंसी और लेके आएगा। फाइन। नेक्स्ट है कॉलेरा दैट इज द, अभी क्या है, अंडरग्राउंड स्पिलेज या फिर, अबे यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड यार, यस, अंडरग्राउंड स्पिलेज की वजह से या फिर सीवर वाटर का मिक्स होने की वजह से, पाइप मतलब फ्रेश वाटर में जो आपके टैप से आपको वाटर मिलता है उसकी वजह से पंचकुला हरियाणा में कॉलेरा का आउटब्रेक हो गया। कॉलेरा एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है, मतलब कि अगर आप गंदा पानी पी लेते हो उसकी वजह से हो जाता है, गंदा पानी या फिर कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हो विद द बैक्टीरियम विब्रियो कोलोरिया। सिम्टम क्या है, अगर आपको काफ़ी एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग, फीवर हो रहा है, एक्यूट डायरिया हो रहा है विद सीवर डिहाइड्रेशन, इसकी वजह से डेथ तक भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि जो पाइपलाइन में है कहीं ना कहीं सीवर वाटर मिक्स हो गया। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप सेफ वाटर यूज़ करो, सैनिटेशन हाइजीन बरतो, सोशल मोबिलाइजेशन एंड ओरल कोलेरा वैक्सीन। फाइन। कुछ पर्सनैलिटीज है न्यूज़ में, जरा हम पढ़ लेते हैं। गिरी साराभाई, शी वॉज द को फाउंडर ऑफ रिनाउंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो कि अहमदाबाद में है, और डिज़ाइन एजुकेशन की काफ़ी बड़ी ये पायनियर थी। इन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल को भी फाउंडेड किया था, जो कि इंडिया का मोस्ट फेमस प्राइवेट म्यूजियम है। इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन इनके पास नहीं थी, लेकिन इनको ट्रेन किया गया था अंडर द फेमस डिज़ाइनर फ्रैंक लियोड राइट। फाइन। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पर्सनैलिटी थे वो है के कमराज। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी 1940 में, और ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी बने थे 1954 में। ये पहले नॉन इंग्लिश नोइंग चीफ मिनिस्टर थे इंडिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। 1963 में ये कमराज प्लान के साथ आए थे, दैट इज द सीनियर कांग्रेस लीडर, जिसमें यही था कि हमें मिनिस्ट्रियल पोस्ट को छोड़ना चाहिए टू टेक अप द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स टू डिस्पेल फ्रॉम देयर माइंड्स टू लूट फॉर पावर। मतलब कि अगर आपको कुछ सोसाइटी के लिए काम करना है तो आपको अपनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट की जो मतलब कि चाहत है उसको छोड़नी चाहिए, ठीक है, पावर की चाहत आपको नहीं रखना चाहिए। बाकी इनको 1976 में भारत रत्न भी मिला। फाइन। 4 पॉइंट। अब कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में थे, सबसे पहले जिंजी हैं। रिसेंटली के जो यूएस के सेनेटर उन्होंने
उइघुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट को पास किया है, जिसके अंदर चाइना के जो जिंजियांग इंटीरियर के जो इम्पोर्ट हैं उन पे बैन रखा रहेगा। जिनजियांग डेजर्ट रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना में लाई है और यहाँ पे मेनली टर्किक स्पीकिंग उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं। चाइना पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने क्या किया, जो उइघुर्स की नेशनल एथिकल या रिलीजियस या आइडेंटिटी है उनको डिस्ट्रॉय किया है और इनको थ्रू फोर्स्ड स्टरलाइजेशन एंड अब इनके साथ कुछ काम किए गए हैं, गलत काम किए हैं और डिटेंशन कैंप्स में इन द नेम ऑफ होमोजेनाइजेशन एंड काउंटर टेररिज्म। फाइन। लास्ट टाइम दैट इज द तेल अवीव के अभी के जो यूएई है दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहली गल्फ नेशन बनी है जिन्होंने तेल अवीव की एम्बेसी को ओपन किया एज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। अभी आपने पहले भी हमने देखा था कि यूएई ने इजराइल के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया था और पहला गल्फ नेशन था। इसी वजह से यूएई द्वारा पहला गल्फ नेशन मिला जिन्होंने क्या किया, इजराइल की एम्बेसी अपनी उसमें खोली है। तेल अवीव, इसको हम तेल अवीव याफो भी बोलते हैं, जो कि इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर इजराइल का जो मेडिटेरियन कोस्ट में लाई है, जो गवर्नमेंट का सेंटर एक्ट कर रहा है टिल 1949 जब गवर्नमेंट मूव हुए थे टू जेरूसलम। अभी क्या एज अ पार्ट ऑफ यूएसए ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड, ये बोला था ना अब्राहम अकॉर्ड इसके बीच में हुआ था। तो नंबर ऑफ नेशन जैसे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन्होंने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया इजराइल के साथ सो दैट वो इजराइल के साथ पीस करते हैं और फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखें मिडल ईस्ट। फाइन। तो गाइज यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।